बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 वर्ण विचार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा की मूल ध्वनि को सीखा जाता है। मूल ध्वनि को अक्षर कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन्हीं चिन्हों को लिपि चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों को वर्ण भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वही वर्ण कहलाती है। ठीक है, आगे आ का चा पा टा या ला वा आदि वर्ण है। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्थापन को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्थापन को उसी भाषा की वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णमाला में निम्नलिखित 52 वर्ण होते हैं। जैसे सबसे पहले है स्वर। स्वर कितनी है? आ ई उ ऋषि ए आओ संख्या में 11 होते हैं। उसी तरफ व्यंजन का खा गाढ़ा चा छा जा आ टा ठा डाढ़ा अड़ा तै थे दे ध न पे फे बे बे में य र ल व श श से है। संख्या में कितने होते हैं? 33। उसी तरह संयुक्त व्यंजन छ त्रे ग श्र संख्या में होते हैं 4। अयोग पा अंग आहा ये होते हैं 2 और अन्य होते हैं डाढ़ा ये भी 2 होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी होती है? 52। ठीक। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला के वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर तथा व्यंजन। चलिए पहले पढ़ते हैं स्वर किसे कहते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है स्वर कहलाती है। हिंदी भाषा में आ से ओ तक 11 स्वर है। जैसे आ ई उ ऋषि ए आई ओ आओ आदि। स्वरों के बे उच्चारण करते समय लगने वाले समय के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। पहला है हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। हर स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे आ ई उ ऋषि आदि। आगे है विशेष। विशेष स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे ऋषि, ऋतु आदि। हर स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाती है। हिंदी में इनकी संख्या 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ आओ। दीर्घ स्वर मूल स्वरों के योग से बनते हैं, अतः इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। अर्थात दीर्घ स्वरों का निर्माण मूल स्वरों से हुआ है। जैसे आ जमा आ का आ, ई जमा ई का बड़ी ए, ओ जमा ओ का बड़ा ओ और आ जमा ए का आए। आ जमा ई का ए, आ जमा ओ का आओ, आ जमा ऊ का ओ। ठीक है, आगे है प्लुप्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हर स्वर में 3 गुना 3 मात्राओं जितना समय लगता है प्लुप्त स्वर कहलाती है, जैसे ओम, व्योम, राम आदि। हिंदी भाषा में प्लुप्त स्वरों का प्रचलन वर्तमान में नहीं है। आगे है स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यह सभी व्यंजनों से मिला होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। जैसे आ में तो कोई मात्रा है ही नहीं। आ में डंडा छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, आगे है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है शब्द है संयुक्त
अर्थात जुड़ा हुआ। दूसरा है अक्षर वर्ण का, खा, गा। दो अक्षरों के मेल से बने हुए शब्द को संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे का जमा श से मिला छ, तय जमा र से मिला त्र, गैर जमा गै से मिला गैर और श जमा रा से मिला श्रा। ठीक है। आगे है अयोगवाह। स्वरों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में 3 वर्ण होते हैं जिनका ताल मोय न तो स्वरों के साथ होता है और न ही व्यंजनों के साथ। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ भी होता है जो मेल न होने पर भी साथ रहे, जैसे आंग तथा आहा। इनकी गति स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये न तो स्वर है और न व्यंजन, अतः ये अयोगवाह कहलाते हैं। आइए है अनुस्वर और अनुनासिक। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, जैसे चे जमा अंग से मिला चन, चल, चंचा, चंदा, चंद्रमा आदि। ऐसी स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख की सहायता से होता है अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे माँ, दांत, हंसना आदि। आगे है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हा वर्ण के समान होता है। इसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा के मूल शब्दों के साथ या तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे प्रातः, अथा, वस्तुतः, प्राय आदि। आगे है व्यंजन। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु, जीभ, नाक तथा कंठ आदि से टकराकर मुख से बाहर आती है, अर्थात मुख से निकलने वाली वायु में अवरोध उत्पन्न होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग में का, ख, ग, घ, ण, चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ड़, ता से ता, ठ, ड, ढ, ण, ता से ता, ता, ध, न, न, पा से प, फ, ब, भ, म, अंत से य, र, ल, व और ऊष् में श, सा, सा, हा। ठीक है। व्यंजन की भेद। व्यंजन वर्णों की 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुंह के विभिन्न भागों का स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। का से लेकर माँ तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। अर्थात इनके 5 वर्ग हैं, का, चा, टा, ता, पा, वा। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण होते हैं, है ना। आगे है अंत्यस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच का सा होता है, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाते हैं। उनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, परंतु जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। आगे ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुंह में ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, वही ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी संख्या में 4 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? इन वर्णों के उच्चारण में अल्प कम समय लगता है और प्रयत्न भी कम करना पड़ता है, जैसे का, ढा, च, झ, ट, ड, ढ, त, द, न, प, फ, म, य, र, ल, व। ठीक है। महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु मात्रा में वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे खा, घ, छ, झ, ढ, ढ, ता, धा, पा, फ, भ, श, श, सा, हा। आगे वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों की उच्चारण स्थानों को आप निम्नलिखित तालिका की सहायता से समझ सकते हैं। उच्चारण स्थान तालिका है। वर्ण है आ का कंठ उच्चारण स्थान कंठ, न में कंठ्य, ई, च, छ, ज, झ, झ, य, श उच्चारण स्थान तालु और न में तालव्य। इसका उच्चारण तालु के द्वारा होता है। ऋषि ठ है मूर्ध्या,
मूर्धन्य, इसका उच्चारण मूर्धा के द्वारा किया जाता है। ले ते थे दे ध, उच्चारण इस समय दंत। ना में दंत, इसको उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है। ऊ पाफा, ओष्ठ। ना में ओष्ठ है, इन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों के द्वारा किया जाता है। अंग, नासिका, इन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है। ए आई, कंटालो, कंटालो, इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। आगे है ओ आओ कंठोष्टे, कंठोष्टे इनका उच्चारण कंठ और होठों से द्वारा होता है। व दंतोष्ठ है, इनका उच्चारण नीचे के होठ के साथ दांतों के मिलाने से होता है। अंग है, नासिका, नासिक्य, इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, आगे है वर्तनी। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही दिखा जाता है। यही कारण है कि जो त्रुटियां बोलते समय होती हैं वही त्रुटियां लिखते समय वर्तनी में भी होती हैं। भाषा की मौखिक रूप की रक्षा के लिए भी वर्तनी का शुद्ध होना भी अति आवश्यक होता है। हम जानते हैं कि उच्चारण और वर्तनी अन्योश्रित होते हैं। एक और उच्चारण की शुद्धता वर्तनी की शुद्धता का आधार होती है, दूसरी ओर शुद्ध वर्तनी शुद्ध उच्चारण का आधार होती है। इसलिए वर्तनी का शुद्ध और व्यवस्थित होना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर की कुल संख्या 11 और व्यंजन की कुल संख्या 33 है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्रोक्त। जिन वर्णों का चयन स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के स्पर्श, अंत्यस्य और ऊष्म होते हैं। एक ही व्यंजन को 2 बार मिलाकर प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।